बात करेंगे एक पोएम जिसका नाम है ए रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाय फायर ऑफ ए चाइल्ड इन लंदन। और ये लिखी गई थी एक फेमस पोएट जिनका नाम है डिलन थॉमस के द्वारा। ये उन्होंने सन 1945 में लिखी थी और ये 1945 में ही पब्लिश की गई थी। तो बात करते हैं पहले इस पोएम के टाइटल के बारे में। तो इस पोएम का टाइटल काफ़ी लंबा है और थोड़ा पैराडॉक्सिकल टाइप है। तो जो इस पोएम का टाइटल है वही इसके बारे में रिफ्लेक्ट करता है कि इस पोएम के अंदर क्या है कि ए रिफ्यूजल मतलब मना करना, टू मॉर्न दुख मनाने से, द डेथ किसकी, एक छोटे बच्चे की, इन लंदन वो बाय फायर मतलब कि जब आग में जल के एक छोटा बच्चा जल के मर गया था लंदन में, तो जो स्पीकर है वो उसका दुख मनाने से मना कर देता है। इस पोएम में जो मेन थीम है वो डेथ का ही है। जो स्पीकर हैं वो डेथ के बारे में पहले अपने जो खुद के विचार व्यक्त करते हैं फर्स्ट 3 स्टेंजा में। और जैसा कि जो पोएम का टाइटल है, जो बच्चे की डेथ का मैटर है वो सिर्फ लास्ट के स्टेंजा में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। फर्स्ट 3 स्टेंजा में उन्होंने जो खुद का लाइफ एंड डेथ के लिए जो उनके विचार हैं वो बताए हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं इस पोएम का कि जो वो डेथ हुई है वो कब हुई थी। वो एक्चुअली में जब ये पोएट थे डिलन थॉमस, ये जो वर्ल्ड वार 2 चल रहा था 1945 में वो ख़त्म हो गया था। तो वर्ल्ड वार के टाइम पे जो जर्मनी ने ढेर सारी लंदन में बमबारी की थी तो वहाँ पर लगभग 20,000 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसी में से उन्होंने एक ये एग्जांपल लिया है कि एक बच्चा था और वो बच्चा जो इन्होंने पोएम में मेंशन किया है एक लड़की थी। तो वो एक घर में रह गई थी और जब बमबारी हुई तो वहाँ पर आग लग गई और वो उसकी जलकर मौत हो गई थी। तो उन्होंने इसको यहाँ पर चूज़ किया है। तो जो ये पोएम है इसमें टोटल 4 स्टेंजा हैं और सभी स्टेंजा में 6 लाइन्स है। मीन्स ये एक सेस्टेट है और जो इसकी राइम स्कीम है वो ABC है और वो पूरी पोएम में ABC ही है पूरी की पूरी पोएम में। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसकी पोएम की जो समरी स्टेंजा वाइज आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें जो फर्स्ट लाइन है तो वो कहता है कि नेवर अंटिल द मैनकाइंड मेकिंग। तो नेवर अंटिल मतलब कि नेवर मतलब कभी नहीं। तो वो यहाँ पर वो किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, वो जिक्र कर रहा है कि जो शोक मनाना है उस बच्चे की डेथ का वो कब तक नहीं मनाएगा, वो ये बताना चाह रहा है। तो वर्ड यूज करता है कि बर्ड बीस्ट एंड फ्लावर फादरिंग एंड ऑल हम्बलिंग डार्कनेस। तो वो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि वो इस बच्चे की डेथ का तब तक शोक नहीं मनाएगा जब तक कि जो डार्कनेस है, यहाँ डार्कनेस ने उसको पर्सोनीफाई किया है कि जो डार्कनेस है वही लाइफ को क्रिएट करती है और वही डेथ को लाती है। मीन्स वो साइकिल को कंट्रोल करती है कि जब तक जो डार्कनेस है वो बर्ड बीस्ट एंड फ्लावर बनाना बंद नहीं कर देती है तब तक वो शोक नहीं मनाएगा। यहाँ पर उन्होंने सेकंड लाइन में अलिट्रेशन का भी यूज़ किया है कि बर्ड एंड बीस्ट, तो बी एंड बी यहाँ पर अलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। उसके बाद वो इस फर्स्ट स्टेंजा में ये भी कहता है कि वो तब तक शोक नहीं मनाएगा, जैसे कि जो 4th लाइन है 5th एंड 6th लाइन है कि जब तक कि जो लास्ट लाइट मतलब कि जो लास्ट सुबह होगी, जब तक वो लास्ट सुबह का टाइम ना आ जाता है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है कि जो डूम्स डे आता है लास्ट डे होगा, तो मतलब वो तब तक शोक नहीं मनाएगा। और कब तक नहीं मनाएगा, जब तक कि जो लास्ट लाइन है इज कम ऑफ द सी टम्बलिंग इन हार्नेस। तो यहाँ पर उन्होंने सी को एक हॉर्स से कंपेयर किया है, घोड़े से, कि जो सजाया गया हुआ होता है। तो जैसे जो समुद्र की लहरें हैं वो घोड़े की तरह मतलब आगे पीछे ऐसे हिलती रहती हैं, तो जब तक वो लहरें रुक नहीं जाती तब तक वो शोक नहीं मनाएगा। उसके बाद जो सेकंड स्टेंजा है उन्होंने जो ये ज्यूज होते हैं, यहूदी जिन्हें बोलते हैं, उनके जो टेम्पल्स होते हैं और उनके जो पवित्र स्थान हैं और उनका जो एक लाइफ स्टाइल होता है दुख मनाने का, उसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में लिया है और उसके थ्रू वो कुछ कहना चाहते हैं कि एंड आई मस्ट एंटर अगेन द राउंड जियोन ऑफ वाटर बीड। तो जियोन मैं आपको बता देता हूँ क्या है। जियोन जो एक छोटी सी पहाड़ी है, जेरूसलम जो उनकी जगह है, जो सबसे पवित्र जगह है यहूदियों की, और ये मुस्लिम और क्रिश्चियन के लिए भी एक बहुत ही पवित्र जगह है। उसके बाद इस स्टेंजा की मैं आपको और भी वोकैबुलरी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक इसमें वर्ड यूज़ किया गया है सिनेगाग। तो सिनेगाग होता है जो एक मतलब जो ज्यूज होते हैं उनका एक पूजा करने का स्थान होता है, जैसे आप उसे ज्यूस टेम्पल भी कह सकते हैं। और एक जो वर्ड यूज़ किया गया इन्होंने यूज़ किया है सैकक्लॉथ। तो ये सैकक्लॉथ होता है कि एक मोटा कपड़ा होता है ये, और जो ये ज्यूज होते हैं जब दुख मनाते हैं तब उसे पहनते हैं। तो मैं बताता हूँ कि स्टेंजा में वो क्या कह रहा है कि उसे फिर से मतलब कि जो एक लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है उसमें फिर से जाना होगा। एंड जैसे कि वो कह रहा है एंड आई मस्ट एंटर अगेन द राउंड जियोन ऑफ वाटर बीड। तो वाटर बीड का यूज उन्होंने किया कि वाटर बीड मतलब कि वाटर का जो एक ड्रॉप होती है वो लाइफ एंड डेथ का जो साइकिल है उसको रिप्रेजेंट करती है कि जैसे लाइफ एंड डेथ की कोई शेप नहीं होती तो वाटर बीड की भी कोई शेप नहीं होती।
एंड द सिनेगॉग ऑफ ईयर ऑफ कॉर्न। तो ये ईयर ऑफ कॉर्न जो मतलब कि किसका प्रतीक है, जो फर्टिलिटी का प्रतीक है। तो जैसे कि डेथ हो जाती है, उसके बाद एक यूनिवर्सल लाइफ स्टार्ट हो जाती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद वो वर्ड यूज़ करता है शेडो ऑफ साउंड। शेडो ऑफ साउंड मतलब कि जो बिल्कुल धीमी आवाज़ में कुछ कहना। और सो माई साल्ट सीड। सो माई साल्ट सीड मतलब कि जो उसके आंसू होंगे वो, मतलब जैसे कि आंसू होते हैं उनमें थोड़ा साल्टी वो होता है, तो वो नमकीन होते हैं, तो वो चीज़ों को इनफर्टाइल कर देते हैं। इन द लीस्ट वैली ऑफ सैकक्लॉथ टू मॉर्न। लीस्ट वैली मतलब एक छोटी सी घाटी, वहाँ पर वो ये कपड़ा पहनकर अपना दुख मनाएगा। उसके बाद जो थर्ड स्टेंजा है उसमें फर्स्ट टाइम वो जो बच्चा है उसकी डेथ का जिक्र करता है। तो कहता है द मैजेस्टी एंड बर्निंग ऑफ द चाइल्ड्स डेथ, आई शैल नॉट मर्डर द मैनकाइंड ऑफ हर गोइंग विद ए ग्रेव ट्रूथ। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि जो उसने एक तो जो बच्चे की मौत हुई थी उसको एक मैजेस्टिक रूप में यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है। एंड जो बर्निंग वर्ड यूज़ किया कि बर्निंग मतलब कि उस बच्चे की जो जल कर मौत हो गई थी उसको रिफ्लेक्ट किया है। तो वो कह रहा है कि वो जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में उस बच्चे की डेथ हुई, वो एक मैजेस्टिक सिचुएशन है। और मैं उस मैजेस्टिक सिचुएशन को कोई एलिजी कह के या कोई मतलब उसके ऊपर पोएम या सॉन्ग लिख कर मैं उसको टेंट नहीं करूँगा, मैं उससे छेड़छाड़ नहीं करूँगा। जो सिचुएशन जैसी है वो उसे वैसी ही रहने दूंगा। अदरवाइज़ अगर मैं इस पर कुछ लिखूँगा, इसके ऊपर कुछ कहूँगा, तो वो एक मजाक बन जाएगा और वो एक ब्लेसफेमी हो जाएगी। मीन्स कि ब्लेसफेमी होता है कि ईश्वर का अपमान करना, तो वो भगवान का अपमान होगा और उस बच्चे का भी अपमान होगा और उसके साथ साथ जितने और भी लोग मारे गए वर्ल्ड वार में उनका भी अपमान होगा। तो इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है स्टेशन ऑफ द ब्रेथ। यहाँ पर ये स्टेशन ऑफ द ब्रेथ जो वर्ड है ये यूज़ किया गया किस कॉन्टेक्स्ट में, कि स्टेशन ऑफ जो क्रॉस था, जो जैसा कि जीसस क्राइस्ट थे उनको जब क्रूसीफाई कर दिया गया था, तो ये एक स्टेज थी बीच में, तो उसके रेफर में यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेंजा है उसमें वो उस बच्चे का फुली मीन्स डेथ का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि डीप विद द फर्स्ट डेड लाइज लंडन्स डॉटर रोब्ड इन लॉन्ग फ्रेंड्स। तो वो कह रहा है कि एक तो यहाँ पर वो यूज़ किया फर्स्ट डेड लाइज इन लंडन्स डॉटर। लंडन्स डॉटर मतलब वो उस बच्ची को लंदन की डॉटर कहता है, उसकी उपाधि देता है। रोब्ड इन द लॉन्ग फ्रेंड्स में मतलब वो कह रहा है कि लॉन्ग फ्रेंड्स किसको रेफर कर रहा है वो। यहाँ पर दो तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो वो कि जब उसकी डेथ हो गई है और उसे दफना दिया गया तो वहाँ पर ढेर सारे वॉर्म्स होंगे, मतलब कीड़े होंगे, वो उसके साथ रहेंगे और उसकी बॉडी को वो ख़त्म कर देंगे। या फिर दूसरे वे में जो कुछ क्रिटिक्स ने बताया कि ये लॉन्ग फ्रेंड्स वो लोग हैं जो उस बच्ची के साथ साथ और भी मारे गए थे और दफना दिए गए थे उसके साइड में, तो ये उनको रेफर कर रहा है। द ग्रेन्स बियॉन्ड एज द डार्क वेन्स ऑफ हर मदर। हर मदर मतलब जो वो अर्थ को रेफर कर रहा है यहाँ हर मदर के रूप में कि, और जो ग्रेन्स है वो जो ग्रेन होता है वो डस्ट में तब्दील हो जाता है और मौत होने के बाद आदमी डस्ट में तब्दील होके यूनिवर्सल नेचर में आ जाता है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली वो ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी डेथ है वो कोई एक हम जैसा कि उस पर शोक मनाते हैं वो एक शोक मनाने की चीज़ नहीं है, वो एक नेचर का रूल है। और जो ये डेथ है ये पहले भी सभी की आई है, वो इस बच्ची की भी आई और आगे भी जो जन्म लेंगे सबकी डेथ होगी। और डेथ सबको हम्बल कर देती है, मीन्स उनकी सभी की ईगो को ख़त्म कर देती है। और जो ये डेथ होती है इस डेथ का नेचर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे कि वो कह रहा है कि ऑफ द राइडिंग थेम्स। थेम्स मतलब कि जो नदी का पानी बह रहा है वो ऐसे ही बहता रहेगा, किसी की डेथ होने से वो नहीं रुकेगा। उसके बाद जो सबसे लास्ट लाइन है उसमें वो कहता है कि आफ्टर द फर्स्ट डेथ देयर इज़ नो अदर। यहाँ पर ये थोड़ा पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट डेथ मतलब कि एक बार जो हमारी फिजिकल बॉडी की और हमारी मेंटल जो थिंकिंग है उसकी डेथ होने के बाद फिर से कोई डेथ नहीं होगी, क्योंकि एक बार डेथ होने के बाद जो बॉडी है वो नेचर में विलीन हो जाती है, यूनिवर्स में विलीन हो जाती है, उसकी फिर डेथ नहीं होती है। तो दोस्तों ये थी इस पोएम की समरी एंड एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा